हेलो गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं जियोग्राफी चैनल। और आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, कि पृथ्वी है वो उसकी आंतरिक संरचना है वो कैसी है, और पृथ्वी के अंदर जो है कौन कौन सी जो परतें हैं वो पाई जाती हैं, किस प्रकार से जो है वो होता है। तो इस बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे इजी आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये सबसे इजी है। ठीक है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए बगैर देखना है अगर आप चाहते हैं कि ये टॉपिक आपके क्लियर हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो है आपको और बुक्स में भी मिल जाएगा, लेकिन इतना आसान कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी जो है वो आपको मैं देता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे भौतिक भूगोल का ये बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं इस बारे में कि ये क्या है। तो आपके सामने दिख ही रहा है कि पृथ्वी का जो है एक मॉडल आपके सामने है, और उस मॉडल में जो है पृथ्वी को दिखाया गया है बीच में से जो है अलग करके डिवाइडेशन करके, जिसमें आपके क्रस्ट है, मेंटल है, आउट कोर है, इनर कोर है। तो ये सब जो है वो दिखाया हुआ है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। ठीक है, तो यह इनको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। ठीक है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी का जो भाग है वो क्या है, कई जो है केंद्रीय सकेंद्रीय परत आप बोल सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कई परतों से मिलकर बना है। यानी पृथ्वी का आंतरिक भाग किसी एक परत से नहीं बना हुआ है, बल्कि कई परतों से बना हुआ है। और इन जो भी परतें हैं, इन परतों का अपना विशिष्ट भौतिक और रासायनिक गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। यानी हर चट्टान, या सॉरी चट्टान यहाँ पर नहीं कहेंगे, अपन परत कहेंगे। तो हर एक परत जो है उसका अपना एक भौतिक और रासायनिक गुण है, सब अलग अलग है, एक जैसी सारी नहीं है, सबकी विशेषताएं अलग हैं। ठीक है, तो जानते हैं इनके बारे में। तो पहले अपन बात करें, सबसे पहले आता है क्रस्ट, जिसको भूपपड़ी या भूपटल या जो है क्रस्ट बोला जाता है। नंबर 2 पे आता है आपका मेंटल और उसके बाद में आता है क्रोड। क्रोड को यहाँ पर दो भागों में बांटा है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी का एकदम आंतरिक भाग है, जहाँ अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग है। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि गहरे समुद्रों में क्या होता है, ड्रिलिंग परियोजनाएं हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हैं, खनन से चट्टाने के नमूने हैं। जैसे आपके पास जो हमारे पास हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है पृथ्वी के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है भूकंप की बात करें, तरंगों की बात करें, उल्कापिंड की बात करें, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, चुंबकीय क्षेत्रों की बात करें, तो ये ऐसे कुछ जो है प्रमाण हैं हमारे पास जो अप्रत्यक्ष तौर से हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दो कारण बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष कारण, जिस ठीक है, जिसके माध्यम से हमें पृथ्वी के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है, और कुछ जो है वो आपके अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये हम दोनों ही मिलकर जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो प्रमाण है, ये दोनों ही प्रमाण मिलकर हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी है वो देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे अगर अपन चलें तो आप यहाँ देख सकते हो कि फिर से पृथ्वी का मॉडल है। ठीक है, ये तो वो जो अपन ने पहले वाला देखा था वही है। नीचे की अगर अपन बात करें, नीचे वाला तो है, तो ये एक क्या है, पृथ्वी की संरचना का जो है एक सरल आरेख है, जिसमें आपकी जो तीनों भाग हैं, ठीक है, क्रस्ट है, मेंटल है और कोर जो है, उनको यहाँ पर जो है डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया गया है। तो जो ऊपर वाला भाग जो आप देख रहे हैं जो आपका क्रोड का है, उसके बाद में आपका मेंटल आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका कोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से जो है यहाँ बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से जो है वो आपके आंतरिक भाग हैं वो आते हैं, क्योंकि डायग्राम में समझना क्या होता है, इजी होता है। अब यहाँ अगर अपन बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है यांत्रिक रूप से जो है स्थलमंडल, ठीक है,
स्टेनोस्फियर, उसके बाद में मेसोस्फियर मेंटल, जिसको लिथोस्फियर और एंथोस्फियर के नीचे पृथ्वी का मेंटल का हिस्सा होता है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में विभाजित किया गया है। लेकिन रासायनिक रूप से पृथ्वी का जो मॉडल है, आंतरिक मॉडल संरचना का, उसको जो है क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपकी इसमें रहेंगी। और आगे अगर अपन चलें तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी क्रस्ट की अगर अपन बात करें, सबसे पहले क्रस्ट आपकी आएगी। क्रस्ट जो है वो महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, और इसकी गहराई के साथ घनत्व है वो बढ़ता जाता है और औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेमी क्यूबिक है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.15 ग्राम सेमी प्रति क्यूब है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें क्रस्ट की मोटाई जो होती है वो महासागरीय क्रस्ट के लिए अगर अपन बात करें तो 5 से 30 किलोमीटर जो है होती है, और महाद्वीपीय क्रस्ट के बारे में बात करें तो वो 50 से 70 किलोमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो क्रस्ट की मोटाई जो है वो अलग अलग होती है। महासागरों पर 5 से 30 होती है और महाद्वीपों पर जो है ये 50 से 70 किलोमीटर के बीच में होती है। इसके अलावा अगर अपन प्रमुख पर्वतीय प्रणाली वाले क्षेत्रों में बात करें तो महाद्वीपीय क्रस्ट 70 से अधिक मोटी हो सकती है। जैसे हिमालय में यह है जो 70 से 100 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। तो महाद्वीपीय भागों में जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ विशेष पर्वतीय प्रणाली, तो वहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, 70 से 100 के बीच जो है ये हो सकते हैं। अमूमन जो है महाद्वीपीय 50 से 70 के बीच में होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पर्वत की बात हो रही है। कौन से पर्वत की हो रही है? हिमालय की हो रही है। तो हिमालय पर ये जो है 70 से 100 जो किलोमीटर है तक मोटी हो सकती है। ठीक है, क्रस्ट का अगर तापमान की बात करें तो गहराई के साथ तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, और लगभग जो है 200 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो अंतर्निहित मेंटल के साथ सीमा पर होता है। ठीक है, तो इसका जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाएगा और मेंटल तक जाते जाते इसका जो तापमान है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है या सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो आपकी क्रस्ट है, क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, वो कई किलोमीटर के लिए जो है तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऊपरी हिस्से की अगर अपन बात करें, क्रस्ट का बाहरी आवरण है वो अवसादी सामग्री का होता है और इसके नीचे जो है क्रिस्टलीय और आग्नेय चट्टानों के समान होता है। ठीक है, तो अपन बात करें तो क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा रहेगा वो अवसाद आप समझते हो क्या होता है, तो अवसादों के रूप में अवस्थित होता है। लेकिन निचला जो भाग होता है ना क्रस्ट का, वो क्या क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, और आग्नेय सेल मैकफोर्ड चट्टानें होती हैं जो अम्लीय भी होती है। तो इस प्रकार की चट्टानें, इसका आंतरिक भाग है वो पाया जाता है। क्रस्ट की निचली परत में जो है अपन बात करें तो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। ठीक है, क्रस्ट के नीचे हमेशा क्या होती है? बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं। उसके बाद में क्रस्ट की ओर अगर अपन और आगे बढ़ें तो महाद्वीप ग्रेनाइट की तरह हल्के सिलिकेट से सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, जिसे सियाल भी कहा जाता है, से बनते हैं, जबकि महासागरों में भारी सिलिकेट जो है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे सीमा कहा जाता है, जैसे बेसाल्ट से बने हुए होते हैं। तो महाद्वीपों पर जो है जो क्रस्ट होता है उसमें ज़्यादातर जो पदार्थ होते हैं या पदार्थों की अधिकता होती है वो सिलिकन और एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, महाद्वीपों पर जो है सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं जो बेसाल्ट से प्राप्त होते हैं। कभी कभी सियाल का उपयोग जो है लिथोस्फीयर को संदर्भ करने के लिए जो है किया जाता है, जो क्रस्ट का और सबसे ऊपरी ठोस मेंटल वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो सियाल को कभी कभार जो है लिथोस्फीयर के संदर्भ में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। लिथोस्फीयर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स यानी लिथोस्फीयर प्लेट्स में टूटा है और इन टेक्टोनिक्स प्लेट की गति में पृथ्वी की भूवैज्ञानिक संरचना जो होती है उसमें बड़े पैमाने पर परिवर्तन जो है वो होता है। हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच के विच्छेद को जो है कोनराइड असंबंधता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच का जो विच्छेद होता है यानी अलग करने वाला भाग होता है, उस अलग करने वाले भाग को कोनराइड असंबंधता कहा जाता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल की। तो मेंटल क्या है? तो क्रस्ट को छोड़कर आंतरिक भाग
को जो है मेंटल कहा जाता है। यानी पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट को अपन छोड़ दें तो वो जो भाग बाद में बचता है उसे मेंटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% भाग इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो मेंटल है जो होता है वो सबसे जो है मोटी परत होती है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है इसके अंदर 83% तक का भाग इसके अंदर समाहित होता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच को विच्छेद करने को मेहरोविस की असंबद्धता या महो असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है, तो महो असंबद्धता या मेहरोविस की संबंधता जो असंबद्धता होती है वो किसको अलग करती है? क्रस्ट से मेंटल को अलग करती है। मेंटल है वो सिलिकेट चट्टानों से बना होता है जो आयरन और मैग्नीशियम से भरपूर होती हैं। तो मेंटल की बात करें तो ये इनके अंदर जो पाई जाने वाली चट्टानें होती हैं वो सिलिकेट होती हैं जिसके अंदर आयरन और मैग्नीशियम है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मेंटल के ऊपरी हिस्से को जो है स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, जो मेंटल होता है उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है? एस्टोनोस्फीयर कहलाता है, जो स्थलमंडल के ठीक नीचे 80 से 200 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। तो ये स्थलमंडल के जस्ट नीचे होता है और 80 से 200 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। ये अत्यधिक चिपचिपा, यांत्रिक रूप से कमज़ोर और जो है नमनीय होता है। तो ये जो है अत्यधिक चिपचिपा होता है, यांत्रिक रूप से ये बहुत ही कमज़ोर होता है और साथ ही साथ ये नमनीय भी होता है। यानी कहने का मतलब है ये बहुत ज़्यादा नरम होता है। इसका घनत्व है वो क्रस्ट की तुलना में अधिक होता है। भाई जाहिर सी बात है कि आयरन और मैग्नीशियम से ये बनता है तो इसका घनत्व है वो भी बढ़ जाता है। एस्थेनोस्फीयर के ये गुण जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और आइसोसेटिक समायोजन में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर जो होता है इसके गुण जो होते हैं वो प्लेट विवर्तनिक जो मूवमेंट है उसको और आइसोसेटिक जो समायोजन होता है उसमें सहायता करते हैं और ये मैग्मा का प्रमुख स्रोत होता है। कौन होता है? एथेनोस्फीयर जो होता है वहाँ से ही मैग्मा निकलता है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सतह पर जो है रास्ता खोजता है। मेंटल की बात करें तो मेंटल के अंदर 45% ऑक्सीजन होती है, 21% सिलिकॉन होती है और 23% मैग्नीशियम से बना हुआ होता है। ठीक है, तो मेंटल है वो आपके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो पदार्थ कौन कौन से हैं, कितना उनका प्रतिशत होता है? तो ऑक्सीजन 45 होता है और सिलिकॉन जो आपका होता है सिलिकॉन जो होता है वो 21 और मैग्नीशियम जो होता है वो 23% तक पाया जाता है। मेंटल में अगर तापमान की बात करें तो ऊपरी सीमा का जो तापमान होता है वो लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो क्रस्ट के साथ क्रोड मेंटल सीमा पर लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो शुरुआती इसका तापमान है वो सिर्फ 200 सेंटीमीटर जो है सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन मेंटल तक जाते जाते मेंटल और क्रोड जहाँ मिलते हैं वहाँ तक जाते जाते इस तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है और ये तापमान जो है 400 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तापमान में अंतर के कारण मेंटल में जो है एक संवहनीय सामग्री जो है परिसंरचना होती है। हालांकि ठोस मेंटल के भीतर उच्च तापमान सिलिकेट सामग्री जो होती है आपकी वो पर्याप्त रूप से नमनीय बनाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपकी संवहनीय सामग्री जो है उसका परिसंचलन होता है। ठीक है, तो वो आपका मेंटल में होगा। गुटेनबर्ग असंबद्धता मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच स्थित होती है। तो गुटेनबर्ग जो असंबद्धता होती है वो मेंटल और बाह्य क्रोड के बीच में होती है, यानी इन दोनों को अलग करती है। अब अपन बात करें बाह्य क्रोड की, तो बाह्य क्रोड है वो क्या होता है? बाह्य क्रोड जो होता है वो आंतरिक क्रोड से को घेरे हुए होता है। ठीक है, बाह्य क्रोड है वो किसको घेरे हुए रहेगा? आंतरिक क्रोड को घेरे हुए रहेगा, जो पृथ्वी की सतह से, ठीक है, यानी ऊपर की सतह से अगर अपन बात करें तो 2900 से 5100 किलोमीटर के बीच में जो है ये स्थित होता है। बाह्य क्रोड जो होता है उसमें निकेल के साथ मिश्रित लोहे से बना हुआ होता है। ठीक है, और बाह्य क्रोड जो होता है उसको ठोस होने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं होता, इसलिए ये द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो बाह्य क्रोड है वो हमेशा द्रव अवस्था में रहेगा। यहाँ का तापमान की अगर बात करें तो यहाँ का बाहरी तापमान होता है वो 4400 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं इसके आंतरिक भाग यानी आंतरिक क्रोड तक पहुँचते पहुँचते इसका तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, डायनेमो सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाह्य क्रोड के कोरियोलिस बल प्रभाव के साथ संवहन द्वारा निर्मित होता है। तो जो वैज्ञानिक थे डायनेमो सिद्धांत दिया था उन्होंने, तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो बाह्य क्रोड में ही कोरियोलिस बल के प्रभाव के साथ जो होता है संवहन द्वारा निर्मित होता है।
ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि बाह्य क्रोड है वही पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लिए जिम्मेदार है। अब अपन बात करते हैं आंतरिक क्रोड की। तो आंतरिक क्रोड जो है वो पृथ्वी के केंद्र की सतह से जो है 5100 किलोमीटर नीचे तक पहुंच जाता है। आंतरिक क्रोड की अगर अपन बात करें तो इसमें लोहा और कुछ निकल से बना होता है, ठीक है। और इसका आंतरिक क्रोड जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है, क्योंकि बाह्य क्रोड एक द्रव अवस्था यानी अर्धद्रव में होता है, ठीक है। और पृथ्वी का आंतरिक क्रोड जो सतह है वो घूर्णन के सापेक्ष थोड़ा तेज घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि उसका जो एरिया की बात करें तो वो कम हो जाता है, इसलिए वो काफ़ी तेज़ गति से घूमता है। एक चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए ठोस आंतरिक क्रोड बहुत गर्म होता है, ठीक है। और इसका जो तापमान होता है वो लोहा का क्रोड जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस पर सूर्य की सतह जितना गर्म होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण दबाव इसे द्रव बनाने से रोकता है। तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से जो है सूर्य की सतह जितना होता है ये तापमान, लेकिन यहाँ पर ये भाग इतना तापमान के बाद में भी क्या है, द्रव अवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे क्या है, जिम्मेदार है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि ये जो भाग है वो आपको पृथ्वी के केंद्र में मिलेगा। पृथ्वी के केंद्र में जो है गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो बहुत ज़्यादा लगता है, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो भाग है ये द्रव नहीं बन सकता। इसके बाद में अगर अपन सामान्य चर्चा करें, ठीक है, तो सामान्य जो पृथ्वी को बांटा हुआ है, कुछ और टॉपिक्स जो हैं वो इसमें मुझे मिले हैं तो मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो ये भी बहुत इजी हैं, आप इसको भी याद कर सकते हो। तो भूपपड़ी क्रस्ट, ठीक है, भूपपड़ी या क्रस्ट आप बोल सकते हो, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी औसत मोटाई होती है वो 30 किलोमीटर होती है। ये परत हल्के जो है चट्टानों से बनी हुई होती है और इसका घनत्व जो है 3 ग्राम प्रति घन सेमी होता है, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें अनुपटल होता है, तो ये भूपपड़ी के नीचे होता है और 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये जो है अनुपटल का विस्तार है वो आपका पाया जाता है। अनुपटल का ऊपरी भाग जो होता है ना वो दुर्लभता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है इसका मुख्य स्रोत यही है। और यहाँ पर ऐस तरंगें जो हैं 2900 किलोमीटर के बाद विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात अनुपटल ठोस सेलों से निर्मित है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में आता है अभ्यंतर, जिसको भूक्रोड़ अपन कहते हैं। ये 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक जो है भाग पाया जाता है। ये पृथ्वी का आंतरिक भाग होता है। यहाँ का औसत घनत्व जो होता है वो 11 ग्राम प्रति घन सेमी होता है। और इस भाग में जो है ऐस तरंगें नहीं पहुँचती हैं, इसके कारण इसके जो दो भाग किए जाते हैं, प्रथम बाह्य अभ्यंतर और जो आपका क्या होता है तरल अवस्था में होता है, और ये 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत होता है। द्वितीय भाग जो होता है जिसे आंतरिक अभ्यंतर कहते हैं, ठीक है, जो आपका बहुत ज़्यादा सघन होता है और ये जो है 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर तक जो है गहराई तक विस्तृत होता है। तो आप जो आपके सामने डायग्राम जो है वो दिया गया है वो आप इसको देख सकते हैं। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग की विभिन्न जो घनत्व हैं उनके बारे में आपको बता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट अपन और चर्चा करते हैं। अब स्वेक्स का वर्गीकरण, तो एक वैज्ञानिक थे जो भूवैज्ञानिक जिसे अपन कह सकते हैं, इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो है बारे में बताया था। तो इन्होंने जो पृथ्वी को कितने आंतरिक परतों में और कौन कौन से में बांटा है तो इसको जानते हैं। तो स्वेक्स के अनुसार जो है भूपटल का ऊपरी भाग जो होता है वो परतदार सेलों से बनता है या अवसादी सेलों से बनता है। इस भाग के नीचे जो है स्वेक्स ने रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों की स्थिति है वो मानी है। पहली आपकी रहेगी सियाल। सियाल क्या होता है, इस परत के अंदर सिलिका एवं एल्यूमिनियम की जो है प्रधानता होती है, ठीक है। और इसीलिए इस परत को उन्होंने नाम दिया सियाल। Ci का मतलब होगा आपका सिलिका और Al का मतलब होगा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है, सियाल बना है। और इसका जो घनत्व होता है वो 2.9 जो है घन सेमी होता है। वहीं औसत गहराई जो होती है इसकी 50 से 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। उसके बाद में उन्होंने दूसरी परत मानी है वो है सीमा। सीमा क्या होती है, सीमा जो है इस परत में सिलिका एवं मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, ठीक है। और इसीलिए इसे सीमा कहा गया है। यानी Ci का मतलब हो जाएगा सिलिका और Ma का मतलब हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बनता है सीमा कहा। और इसका जो घनत्व है वो 2.9 से 4.7
जो है घन सेमी होता है एवं इसकी गहराई है वो 1000 से 2000 किलोमीटर तक विस्तृत है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा अपन देखते हैं निफे। निफे की बात करें तो इस परत में निकिल एवं फेरियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे निफे कहा जाता है। Ni का मतलब होता है निकिल और Fe का मतलब होता है फेरियम। ठीक है, तो इससे इसका नाम बना है निफे। और कहा जाता है इस परत का घनत्व है वो 11 घन सेमी होता है और इसके भूकेंद्र और ये इसके विस्तार की बात करें तो ये भूकेंद्र तक होती है। ठीक है, यानी पृथ्वी के केंद्र तक ये जो परत है वो पाई जाती है। यहाँ पर आपको जो है मैं दिखा रहा हूँ स्वेक्स के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसका मॉडल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर ही ऊपर आपकी जो है भूपपड़ी है, उसके बाद में आपकी क्या जाती है सियाल, फिर सीमा और फिर नीफे। तो इस प्रकार से स्वेक्स महोदय ने जो है वो पृथ्वी को आंतरिक भागों में बांटा है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन वांडरग्राफ्ट का वर्गीकरण। तो वांडरग्राफ्ट जो है वो भी एक भूवैज्ञानिक थे और इन्होंने भी पृथ्वी को जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अलग अलग परतों में बांटा है। तो वांडरग्राफ्ट जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो है 4 परतें बताई हैं जिनको निम्न अनुसार वर्गीकृत किया है। तो वांडरग्राफ्ट जो है उन्होंने 4 परतें हैं वो बताई हैं। पहली है बाह्य सिलिका पपड़ी। ठीक है, इस परत की मोटाई जो है महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर तक होती है, अटलांटिक महासागर के नीचे ये 20 किलोमीटर है तथा प्रशांत महासागर के नीचे ये सिर्फ 10 किलोमीटर ही है। इस परत का घनत्व है इनके अकॉर्डिंग है 2.75 से 3.1 तक जो है होता है, घन सेमी तक होता है। और ये परत जो है सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम तथा सोडियम से बनी है। यानी इनके ये जो परत है आपकी सिलिका की, जो बाह्य सिलिका पर पपड़ी है, इसके अंदर सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे जो है पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल। इसकी औसत मोटाई इन्होंने 60 से 1200 किलोमीटर तक मानी है। इसका घनत्व इन्होंने माना है 3.1 से 4.75 घन सेमी जो है इन्होंने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इन्होंने जो है इनका मॉडल है जिन्होंने पृथ्वी को अलग अलग भागों में बांटा है। तो आप यहाँ पर इस मॉडल को अच्छे से देख सकते हैं कि पहले आपकी बाह्य सिलिका पपड़ी रहेगी, फिर आंतरिक सिलिकेट परत तथा मेंटल रहेगा, उसके बाद में आपका मिश्रित धातुओं तथा सिलिकेट की परत और फिर धात्विक केंद्र। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने जो है बांटा है। तो ये मॉडल आप अच्छे से देख लीजिए क्योंकि मॉडल से चीज़ें क्या होती हैं जल्दी याद होती हैं। ठीक है, तक जो है होता है। और ये परत जो है सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम से बनी हुई होती है। तो 2 नंबर की जो परत है उसके अंदर आपकी क्या पाई जाएगी, सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर 3 आती है मिश्रित धातु तथा सिलिका की परत। इस परत की मोटाई है वो 1200 से 2900 किलोमीटर तक है और इस परत का घनत्व इन्होंने माना है 4.5 से 7.8 घन सेमी तक जो है होता है वांडरग्राफ्ट के अनुसार। और ये इस परत के अंदर जो है भारी पदार्थ जो है वो पाए जाते हैं जैसे लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम आदि के मिश्रण से ये बना है। ठीक है, और यही कारण है कि इसका घनत्व है वो बढ़ जाता है। नंबर 4 की अपन बात करें तो धात्विक केंद्र अथवा अधात्विक पिंड है। ये परत जो है वो 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के भूकेंद्र तक जो है विस्तृत है और इस परत का जो घनत्व है वो 11 से भी अधिक है। यानी यहाँ का जो घनत्व है वो 11 से भी अधिक है। और ये परत जो है वो बहुत ज़्यादा भारी पदार्थों से बनी है जिसमें निकिल और लोहा जो है वो प्रमुख है और इसी कारण यहाँ पर घनत्व है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आपका ये जो टॉपिक रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ तो इससे इजी जो पैटर्न है आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है आप इसको समझ सकते हो और इस टॉपिक को आप हमेशा के लिए क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।